हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। ईएनवीएस का जो सिलेबस है ना बाबू, वो आज हो जाएगा खत्म। बिकॉज आज मैं ईएनवीएस का लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बिल्कुल आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए आप तो इसको देखोगे ही। आपको तो मेरे पढ़ाने का अंदाज पता ही है। मैं गूगल बाबा की हेल्प लेता हूं, आपको फोटोज दिखा के पढ़ाता हूं, जिससे आपके दिमाग में जो है ना वो सारे के सारे कंसेप्ट जाके बैठ जाए वो, जब तक आपके एग्जाम्स ना हो, है ना। शुरू करते हैं आज का ईएनवीएस। तो पिछले दिन में हमने सारे के सारे पॉल्यूशंस के बारे में पढ़े थे, उसके कॉजेस के बारे में पढ़े थे, इफेक्ट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग हजार्डियस वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। हजार्डियस वेस्ट क्या होता है, इस कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भैया आपको फोटो दिखाएंगे। जब तक आप फोटो नहीं देखोगे तब तक समझोगे कैसे कि किसको बोलते हैं हजार्डियस वेस्ट। आइए जरा, ये देखिए हजार्डियस वेस्ट इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये फोटो में कुछ ऐसे वेस्ट, कुछ ऐसे कचरे जो आपका लाइफ डेंजर में डाल सकता है, जो राह चलते हुए इंसान का लाइफ डेंजर में डाल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हजार्डियस वेस्ट। जो ह्यूमन को हार्म करने की शक्ति रखता है। वेस्ट मतलब सबसे पहले आप समझिए दोस्त क्या होता है। वेस्ट मतलब होता है कचरा, और कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिस वजह से ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकता है दोस्त। सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं, लिविंग थिंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब कचरा के वजह से हम लोगों का हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है दोस्त हजार्डियस वेस्ट। वापस से बोलिए, हजार्डियस वेस्ट। आइए समझते हैं इसको, प्यार से पढ़ते हैं इसको। Hazardous waste refers to the waste material that pose a threat to human health। यानी जो ह्यूमन के हेल्थ को खराब कर सकता है वो वेस्ट को हम लोग बोलते हैं हजार्डियस वेस्ट। द एनवायरमेंट और बोथ ड्यू टू केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से, या तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से, या तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से जो कचरा हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा बाबू, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हजार्डियस वेस्ट। सिंपल सा जाके एग्जाम में जाके 2 लाइन लिखने का हजार्डियस वेस्ट के बारे में, और ये आएगा आपका 2 मार्क्स का। जो वेस्ट ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट करती है ड्यू टू केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्डियस वेस्ट। बता दिए आप। आइए नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मतलब क्या हो गया बाबू, कचरा भैया, कचरा। जो सॉलिड वेस्ट है ना, यानी कि जो एकदम करक करक वेस्ट है, जो लिक्विड वेस्ट नहीं है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो वो सिखाता है। तो आइए इसको पढ़िए, इसके बाद इसका फोटो भी देखेंगे। जी हाँ, फोटो भी देखेंगे। आइए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस भैया, ऑफ कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी जो भी कचरे आप फेंक देते हो, वो कचरे को सबसे पहले कलेक्ट करो, उसको कहीं पे पहुंचाओ, उस पर कुछ काम करो। सबसे पहले समझो, उसको कलेक्ट करो, उसको कहीं पे पहुंचाओ, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग। उस पर कुछ ऐसा काम करो कि वो रीयूजेबल प्रोडक्ट हो जाए, वो रीयूजेबल प्रोडक्ट हो जाए। कौन कौन माजा का बोतल नहीं फेंकता है? एक कोल्ड ड्रिंक्स का जो बोतल आता है ना, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, पेप्सी, थम्स अप, माजा, मिडिल क्लास वाले इंसान क्या करते हैं, उस बोतल को ना यूज कर लेते हैं, वापस से रीयूज कर लेते हैं। जब तक वो एकदम खराब नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसमें पानी भरते हैं और पानी पीते हैं। हम लोग वो फैशनेबल बोतल नहीं लेते भैया। हम लोग तो वही माजा कोल्ड ड्रिंक वाला जो बोतल रहता है, सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक को पी लिया, इसके बाद उस बोतल को धो के वापस से उसमें पानी पानी भर के, जब तक वो यूज हो सकता है हम लोग तब तक यूज करते हैं। और ये चीज बहुत अच्छी है दोस्त, ये चीज बहुत अच्छी है। आप एक सामान को फेंक तो नहीं रहे हो, आप उसको रीयूज कर रहे हो ना।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग जो कचरा वेस्ट होने वाला था, हम लोग जो कचरा फेंकने वाले थे, उसको सही तरीके से मैनेज कर लिए भैया, उसको सही तरीके से रीयूज कर लिए, उसको सही तरीके से क्या रीयूज कर लिए। और उसके वजह से ये जो पब्लिक हेल्थ है उसका हमने सिक्योरिटी कर दिया, इन्वायरमेंट और सोसाइटी सब चीज का हमने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अपने घर में ही रीयूज कर दिया और सही तरीके से हमने कचरे को डिस्पोज कर दिया। सिंपल सा बात है। इससे क्या हो जाएगा? इससे सोसाइटी, पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंट सब बेटर हो जाएंगे, सब बेटर हो जाएंगे और आप लोग ही बेटर कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी लिया और कोल्ड ड्रिंक का बोतल वहीं पे फेंक दिया। नहीं भाई, ऐसा मत करो। उसी बोतल को तुम घर में यूज कर सकते हो, जाके उसी बोतल में जाके पानी भर के पियो, क्या दिक्कत है? जब तक आप एक चीज को, जब तक आप एक सामान को यूज कर सकते हो तब तक उसको यूज करो मेरे दोस्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आइए आप कुछ फोटो देखते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखो, इसको भी हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि कुछ पेपर्स है, तो पेपर्स के लिए, रद्दी के लिए आप अलग जगह तय करो। एक ग्लास का सामान है, वो ग्लास का सामान अलग जगह पे रखो। कुछ ऑर्गेनिक सामान है, फूल फल सब्जी है, उसके लिए अलग जगह पे रखो और प्लास्टिक को अलग जगह पे रखो। इससे क्या हो जाएगा? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप क्रिएट कर दोगे। और अगर फेंकने की जरूरत है तो फेंको, रीयूज हो सकता है तो भैया रीयूज कर दो ना। रीयूज अगर हो सकता है तो रीयूज कर दो, लेकिन हर चीज को आप अलग अलग रखो, ठीक है? तो ये देखो बकेट्स, देखो कितने कितने बकेट्स है। तो पेपर्स के लिए अलग बकेट है, ग्लास के लिए अलग बकेट है, ऑर्गेनिक के लिए अलग बकेट है, इसके बाद प्लास्टिक के लिए अलग बकेट है। आप लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे 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 भोले भाले बच्चों। आ जाओ, कितने भोले हो तुम, कितने भोले हो। मुझे तो यहां से भी तुम कितने क्यूट दिख रहे हो, गोलू मोलू सा शकल है तुम्हारा। बताओ, मैं तो तुम जैसा क्यूट कभी नहीं हो पाऊंगा। आ जाओ, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करे तो कैसे करे भैया? आप बोले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने, लेकिन कैसे करे ये तो बता दो। यस बताता हूं, आइए, आओगे सुनोगे तब ना बताऊंगा। आप देखिए, सोर्स रिडक्शन, सबसे पहला सोर्स रिडक्शन। दिस मेथड्स फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड at the source of encouraging practices such as reducing practices using reusable product and promoting composition of organic waste। कुछ नहीं समझ में आया भैया, जरा वापस से समझाओ। अब देखो, अब जो पैकेजिंग करते हो ना, बहुत सारा प्रोडक्ट्स का आप ना जबरदस्ती पैकेजिंग करते हो। बहुत सारा प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो ना, सबसे पहले एक कवर निकालो, उसके अंदर भी एक पैकेजिंग है, उसके अंदर भी निकालो, वापस निकालो, वापस निकालो, वापस निकालो। इतना पैकेजिंग करने का दरकार ही क्यों है भाई? सिंपल एक या दो पैकेजिंग करो और एक प्रोडक्ट दे दो, सिंपल सा बात है। जहां पे ज्यादा पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पे ये बोला गया है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जिस पर्टिकुलर सामान में जितना पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट है उतना पैकेजिंग लगाओ ना। जबरदस्ती का क्यों लगा रहे हो पैकेजिंग? मान लो एक प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए तुमको 4-5 पैकेजिंग खोलना पड़ा, ये क्या लॉजिक है? नहीं ना। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स रिडक्शन। यानी जितना हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पैकेजिंग, उतना रिड्यूस करो भाई। शॉपकीपर हो गया या तो कोई भी हो गया, शॉपकीपर हो गया या तो एक मैन्युफैक्चरर हो गया, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि कितने में, कितने पैकेजिंग में हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है और एकदम सेफली हम लोग वो ये कर पाते हैं। तो सोर्स रिडक्शन का मतलब है कि जितना चाहे तुम पैकेजिंग को रिड्यूस करो, जिससे ये वेस्ट क्रिएट ना हो, ठीक है? इसके बाद देखो, इसके बाद हो गया रिसाइकलिंग। भैया साइकिल चलाना है? नहीं नहीं नहीं, रिसाइकलिंग मतलब भाई रिसाइकिल कर दो उसको। जो प्रोडक्ट पुराना हो चुका है ना, उसको एक नया बना दो, सिंपल सा बात है। अच्छा, आप लोग क्या बिस्लरी का बोतल देखिए हो? बिस्लरी का बोतल स्टेशन पर फेंका रहता है, इस तरीके से रहता है स्टेशन पर फेंका। उसको देखते हो बहुत कोई ना कलेक्ट करता है, उसको कलेक्ट करता है बहुत जन ऑनेस्टली।
और उसमें ना पता है पानी भर के बेच देते हैं तुमको। उस बॉटल को पहले साफ किया जाता है, वापस से नया बनाया जाता है, और उसी में वापस पानी भर के बेच दिया जाता है तुमको, और तुमको पता भी नहीं रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? रिसाइकलिंग। यानी एक बॉटल तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, लेकिन वो क्या है, बहुत सारे लोग वहां पे कलेक्ट करते रहते हैं बॉटल, और बॉटल को कलेक्ट करके एक थैली में रखते हैं। उसी बॉटल को एकदम नया झलका देते हैं, कुछ मशीन वगैरह केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं, एकदम नया झलका देते हैं, और नया झलका के ना तुमको वही बॉटल में पानी भर के बेच देते हैं। यस, इसको क्या बोलेंगे? रिसाइकलिंग। क्लियर है? समझ में आ गया? इससे तुम क्या कर सकते हो? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इससे क्या कर सकते हो? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब आ जाओ, अब यहां पे देखो कंपोस्टिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, कंपोस्टिंग होता क्या है। तो कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है ना, जैसे मान लो दही है या कुछ बीज है, बीज मतलब समझते हो? सीड्स। मान लो कुछ एग्रीकल्चरल का बीज, मतलब कि बीज है, सीड्स है, या तो कुछ स्क्रैप्स है, या तो कुछ बचा कुचा खाना है, जिससे कुछ नया प्रोड्यूस हो सकता है, जिससे कुछ नया आ सकता है, उग सकता है। तो उसको यूज किया जाता है गार्डनिंग के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, लैंडस्केपिंग के लिए, है ना। इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब ये कि कुछ खाना पीना वाला ऑर्गेनिक वेस्ट जो बचता है ना, उससे तुम एक नया प्लांट उगा सकते हो, कुछ नया कर सकते हो एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो उसको यूज किया जाता है। वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। उसको तुम गार्डनिंग करने में लगा सकते हो, लैंडस्केपिंग करने में लगा सकते हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। उसको फेंकोगे क्यों भाई? आम की गुठली को क्यों फेंकोगे? इससे अच्छा आम की गुठली जमीन खोद के उसमें दे दो, आम आम एक आम का पेड़ उग जाएगा। सिंपल सा बात है, एक आम का पेड़ उग जाएगा, है ना। समझ में आ गया ना तुमको कंपोस्टिंग का मतलब? अब आ जाओ, अब यहां पे देखो लैंड फिलिंग लिखा हुआ है, ये पढ़ना है आप लोग। लैंड फिलिंग इज द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट in engineered landfills where waste is compacted and covered with the soil to minimize environmental impact। तो भाई देखते हो सॉइल इरोशन होता है, मतलब गड्ढे हो जाते हैं। सिंपल सा बात है, बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं। वो गड्ढे को भरने के लिए ना तुम वो वेस्ट को काम में लगा सकते हो। कुछ ऐसे कचरे हैं जो कचरे को ना वो गड्ढे को भरने में लगा सकते हो, लैंड फिलिंग में लगा सकते हो। इससे क्या होगा? पॉल्यूशन मिटिगेट हो पाएगा बाबू। इससे तुम पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करोगे, उल्टा तुम लैंड को, ऊपरी परत को ठीक करने में वो काम आएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो लैंड फिलिंग में भी वो वेस्ट काम आ सकता है। कुछ कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो लैंड फिलिंग में भी काम आ सकता है, ठीक है। हमने कितने पॉइंट्स आपको पढ़ाए बाबू, जरा बताइए? हमने आपको पढ़ाए 4 पॉइंट्स, और यही 4 पॉइंट्स अगर आप पढ़ के चले गए, एग्जामिनेशन में लिख दिए, तो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी बता पाओगे और इसके मेथड्स भी बता पाओगे। 5 में से 5 मिल जाएंगे बाबू को। यस, आइए बाबू अब आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूनिसिपल, इसके बाद बायोमेडिकल और ई वेस्ट। आइए फटाफट से, म्यूनिसिपल वेस्ट किसको बोलते हैं जरा देखते हैं। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब जो रोज के तुम कचरे फेंक रहे हो ना बाबू, रोज के कचरे जो फेंक रहे हो। घर से क्या कचरा निकलता है तुम्हारा? यस भैया, सभी का निकलता है ऑफ कोर्स। एक बकेट रखा होता है घर में, वो गार्बेज वाला बकेट, उसमें जो फूल फल सब्जी या कोई पैकेट्स वगैरह जो भी तुम्हारे वेस्ट है, जो भी तुम्हारे डेली के वेस्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। अब देखोगे इस तरह से तुम्हारे कोई ना कोई इलाके में, तुम्हारे घर के आसपास के कोई ना कोई इलाके में ढेरों कचरा रखा होता है। केएमसी का कुछ रहता है वहां पे, केएमसी का ये सब रहता है नॉर्मली, और ढेरों कचरा रखा होता है वहां पे। आप ये सब देखे हो कभी जिंदगी में? जी हाँ भैया, इंडिया में तो ये यही सब देखने को मिलता है सर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूनिसिपल वेस्ट, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट के बारे में जरा ध्यान से समझ लो बाबू। म्यूनिसिपल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ एवरीडे आइटम्स लाइक हाउसहोल्ड गार्बेज, रिसाइकलेबल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट।
तो म्यूनिसिपल वेस्ट का मतलब क्या हो गया? घर का कचरा। अब ये मत बोलना कि भैया मम्मी पापा भी हम लोग को कचरा ही समझते हैं, फेंक नहीं देते हैं ना, वही बड़ी बात है। फेंकते नहीं है ना तुमको, वही बड़ी बात है। बहुत सारे भाई अपनी बहन को बोलते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बहुत फेमस हो गया था बीच में ये गाना, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट का मतलब होता है हाउस होल्ड गार्बेज, रिसाइकेलेबल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या मेजर्स कर सकते हैं जिससे म्यूनिसिपल वेस्ट आप कंट्रोल कर सको? गवर्नमेंट का उम्मीद बस यही है कि भाई जो घर से जो कचरा निकलता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। बेफिजूल की चीजों को आप मत फेंको भाई, बेफिजूल की चीजों को आप मत फेंको। आपका बस चले तो आप सेमेस्टर 1 के बुक्स जो है ना वो उसको भी फेंक दोगे कचरे में। आपका अगर बस चले ना भाई, सेमेस्टर 1 के बुक्स को भी फेंक दोगे। बस एग्जाम से इसलिए नहीं फेंक रहे हो आप, मुझे पता है। चलो आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन, encouraging residents to reduce waste and source by practicing minimizations, reusing items and purchasing product। जैसे मैंने आपको बताया ना, माजा का बॉटल जो रहेगा उसमें आप पानी भर लो, उसमें आप ऑयल वाला यूज कर लो, सिंपल सा बात है। यही सब तो करते हैं मिडिल क्लास वाले। और एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप रीयूज कर रहे हो, बार बार करके यूज कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है? इससे आप मिनिमाइज कर रहे हो। इससे आपके घर से ज्यादा कचरा नहीं निकल रहा है बाबू, नहीं निकल रहा है। आप उसको कोई और काम में लगा ले रहे हो। तो इसका मतलब सोर्स रिडक्शन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स। हम लोगों को क्या करना चाहिए? रिसाइकिल करना चाहिए एक प्रोडक्ट को। अगर ये पुराना हो गया तो इसको नया क्रिएट करना है, यही पैकेट को हम लोगों को नया क्रिएट कर देना है। तो रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स में हम लोगों को क्या करना है बाबू? हिस्सा लेना है, हिस्सा। अगर मान लो पेपर्स है, प्लास्टिक है, ग्लास है, तो वही सारा ग्लास ना पुराना रहेगा, वही सारा ग्लास नया बन जाएगा। तो रिसाइकिल करना सीखो। इसके बाद कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग करो। जो वहां पर ही थे वही यहां पर रहे बाबू। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप किसी और जगह पे यूज करो। मान लो आम खाया तुमने, आम का गुठली जो है उसको कोई जमीन पे रोप दो, नया एक आम का पेड़ उग जाएगा। आम खाया तुमने, आम का गुठली जो है उसको जमीन में रोप दो, नया एक पेड़ आ जाएगा। उसको फेंकने की क्या जरूरत है बताओ? ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। इसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन। सारे के सारे वेस्ट को अलग अलग डब्बे में लिख मतलब कि रखो, प्रॉपर सेग्रीगेशन करो। इस तरह से प्रॉपर सेग्रीगेशन करो। पेपर अलग एक बकेट में रखो, ग्लास अलग एक बकेट में रखो, ऑर्गेनिक अलग एक बकेट में रखो, प्लास्टिक अलग एक मतलब के बकेट में रखो। इससे क्या होगा? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सेग्रीगेट करना सीखो बाबू, सेग्रीगेट करना सीखो, ठीक है। इसके बाद लैंडफिल मैनेजमेंट। लैंड को फिल करने के का भी आप देख लो, सिंपल सा बात है। इसके बाद भैया बताइए बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? हमने तो म्यूनिसिपल वेस्ट पढ़ लिया, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताइए। ये देखो बायोमेडिकल वेस्ट, रास्ते पे तुम देखोगे इंजेक्शन, सिरिंज, दवाई वगैरह, केमिकल सब फेंके होते हैं। हॉस्पिटल के सामने से अगर गुजरोगे ना, किसी का भी घर अगर हॉस्पिटल के सामने है ना, तो देखना उसके साइड के इलाके में ना सब कुछ फेंका होता है। उसमें दवाई भी रहता है, उसमें केमिकल्स भी रहता है, उसमें सिरिंज भी रहता है, इंजेक्शंस भी रहता है। और वो सारे इंजेक्शंस, मान लो एक डॉगी आया, स्ट्रीट डॉग्स, और वो सारे इंजेक्शन या वो सारे केमिकल्स को कंज्यूम कर लिया, किसी भी तरह से कंज्यूम कर लिया, तो उसका हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भैया, वो मर भी सकता है, इतना ज्यादा हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा। मान लो एक पागल व्यक्ति आया और उनपे कुछ अलग रिएक्शन हो गया ये सब सारा चीज का, एक इंजेक्शन लिया, भोंक लिया अपने हाथ में, भोंक लिया अपने हाथ में, बताओ उन पे रिएक्शन पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी भैया बिल्कुल पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में जरा ध्यान से पढ़ो। बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड्स मटेरियल जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज such as needles, syringes, blood soaked मतलब कि bandages and other potentially
इन्फेक्टियस मटेरियल, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। तो इन सब को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो जिससे ये वेस्ट ज्यादा क्रिएट ना हो, बायोमेडिकल वेस्ट ज्यादा क्रिएट ना हो, इन सबको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो बाबू, मेरे बाबू प्लीज बताओ ना प्लीज। सबसे पहले तो भैया सेग्रीग्रेट करो, अलग अलग डब्बे में अलग अलग चीज रखो, जिससे समझ में आए कि एक डब्बे में इंजेक्शन है, एक डब्बे में केमिकल है, एक डब्बे में दवाई है, और सही तरीके से रखो जिससे किसी पे भी हार्मफुल इंपैक्ट ना पड़े। सेग्रीग्रेट करो, सेग्रीग्रेट, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, इंप्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मेथड्स सच एज ऑटोक्लेविंग, केमिकल ट्रीटमेंट टू इनएक्टिव पैथोजेंस एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। यानी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाओ, कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाओ जिससे वो सब सारे वेस्ट ना क्रिएट ना हो फालतू के, जिससे नेचुरली ठीक हो जाए सब कुछ, जिससे वो सारे वेस्ट, इंजेक्शन हो गया, दवाई हो गया, बैंडेजेस हो गया, वो कम से कम यूज हो, वो कम से कम यूज हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, आज बोलोगे मेरा सर दर्द कर रहा है, वो 5 तो दवाई लिख के दे देगा। सर दर्द का कौन सा दवाई भाई, क्यों दवाई लेना है, वहीं के वहीं ठीक करो। कुछ ऐसे मेथड्स निकालो, आप उसको टिप्स दो, उसको नेचुरल प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलो। ऐसे फालतू के हम लोग हर चीज के लिए ट्रीटमेंट क्यों चाहिए हम लोगों को। मान लो किसी को मतलब कि एक दिन का फीवर हुआ, सिर्फ एक दिन है फीवर, और वो क्या कर दिया, एकदम डॉक्टर कर दिया, बहुत सारा दवाई, बैंडेजेस वैंडेजेस लगा दिया, फिर तो सही बात नहीं है ना। इसका मतलब यही है कि प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करिए, इतना ज्यादा दवाई बैंडेजेस मत छोड़िए, क्योंकि इससे वेस्ट क्रिएट होता है फालतू का, इससे कचरा क्रिएट होता है। लेकिन डॉक्टर को क्या, अपना तो कमाई करना है ना, डॉक्टर को कहीं नहीं देगा दवाई। इसके बाद सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई जब आप ट्रांसपोर्टेशन के मदद से जब सारे के सारे चीज लेके जा रहे हो, पीपीई, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट पहन के ये सब सारा चीज काम करो। तो पीपीई किट, आप लोग जानते हो पीपीई किट किसको बोलते हैं, कोविड में बहुत यूज हुआ था पीपीई किट। सो वो सब पहन के आप प्रॉपर हैंडलिंग करो और प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करो और उसको डिस्पोज करके आओ एक ऐसी जगह पे जहां से कभी भी हार्मफुल इंपैक्ट ना आए। सिंपल सा बात है ना। इसके बाद रेगुलेटरी मतलब कि कंप्लाइंस, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, इसका मतलब यह है कि एक गाइडलाइन सेट करवाओ, ऑथोरिटीज को इस पर बहुत ज्यादा एक्शन लेना चाहिए जिससे वो हैंडलिंग, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल सब कुछ बराबर से हो पाए। वो सारे वेस्ट को, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडलिंग, प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करना जरूरी है, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो पाए। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस भैया क्लियर है। आ जाओ आप ई वेस्ट को पढ़ेंगे। ई वेस्ट, क्या कभी आप रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फेंके हुए देखे हो? भैया एक रेफ्रिजरेटर फेंका हुआ है, एक टीवी फेंका हुआ है, एक मोबाइल फेंका हुआ है, क्या आप ऐसा देखे हो कभी? जी हाँ बिल्कुल भैया, बहुत देखते हैं। ई वेस्ट किसको बोलते हैं आप देख सकते हो। इस तरीके से अगर रास्ते में या तो कबाड़ के शॉप्स के सामने कीपैड फेंका हुआ है, मोबाइल फेंका हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फेंका हुआ है, टीवी फेंका हुआ है, वो आपके लाइफ को डेंजरस, वो आपके लाइफ को डेंजर सिचुएशन में डाल सकता है दोस्त। ई वेस्ट का मतलब यही होता है, ई वेस्ट डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन वो अगर फेंका हुआ है रास्ते में तो उसको आप क्या बोलोगे? ई वेस्ट, विच ऑफन कंटेन्स हजार्डियस मटेरियल लाइक लीड, मर्क्यूरी एंड कैडमियम। तो इतना ज्यादा डेंजरस है ना, अचानक से मान लो टीवी फेंका हुआ है रास्ते में, अचानक से फट गया टीवी, ब्लास्ट कर गया टीवी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बहुत सारे जान को खतरे हो सकते हैं। ई वेस्ट को कंट्रोल करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए कलेक्शन प्रोग्राम, एस्टैब्लिशिंग ए ई वेस्ट कलेक्शन प्रोग्राम्स टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल एंड प्रिवेंट इलीगल डंपिंग। सबसे पहले तो भाई ई वेस्ट प्रोग्राम एक लॉन्च करो जिससे लोग ये सब चीज को इन प्रॉपर जगह पे फेंकना बंद कर दे और प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चालू करें।
प्रॉपर तरीके से इसको डिस्पोज करना चालू करे, एक प्रोग्राम्स लाओ। इसके बाद रिसाइकलिंग एंड रीयूज, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है ना, मान लो कि किसी का फोन थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, फेंक देता है सीधा। क्यों भाई, फेंकना क्यों है? उसको ठीक करवाओ, वापस से चालू करो उसको। जब तक एक फोन पूरा पूरी खराब नहीं हो जाता तब तक उसको फेंको मत। मान लो थोड़ा सा खराब है, ज्यादा खराब नहीं है, उसको आपने क्या किया, फेंक दिया, और रास्ते में वही चीज पर सूरज की किरणें पड़ती है, सन की किरणें पड़ती है, बारिश होती है, और वो चीज और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। वो बन जाता है आपका ई वेस्ट, और ई वेस्ट सबसे ज्यादा डेंजरस है। यस दोस्त, तो उसको रिसाइकिल करो, रीयूज करो, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करो। भाई अगर तुमको फेंकना ही है तो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करो। और गवर्नमेंट को बहुत सारा ये लेना चाहिए, मतलब कि कदम लेना चाहिए कि इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल हो सके। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, सबको अवेयर करवाओ, एजुकेट करवाओ कि ये सब चीज को रास्ते में नहीं फेंका जाता है, इससे लाइफ को नुकसान हो सकता है, इससे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लाइफ को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई वेस्ट। और ई वेस्ट का कंट्रोल मेजर्स भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। ई वेस्ट का कंट्रोल मेजर्स भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस ये वाला जो चैप्टर है इसमें 2 मार्क्स 5 मार्क्स सब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो आइए, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म ऑल्टरेशन इन अर्थ्स क्लाइमेट पैटर्न। अब देखते हो आजकल का क्लाइमेट, देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है। अब ठंड है, गर्मी है, स्प्रिंग है, ऑटम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग बर्न कर रहे हैं, इस वजह से। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को उखाड़ रहे हैं, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा वे में कर रहे हैं, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है दोस्त। क्योंकि ये सब सारे एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में, जिससे हीट जो है वो और बढ़ता है। मतलब कि गर्मी के समय में अगर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस गर्म रहेगा, 50 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म रहेगा, फिर मान लो कितना ज्यादा हीट है। वो हीट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल को बर्न कर रहे हैं, वो जला रहे हैं फ्यूल्स को। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, और ये सब सारे एक्टिविटीज के वजह से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट जो है बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा गर्म पड़ रहा है हम लोग। ठीक है, आइए आगे आगे और पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सो ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉजेस। आइए, सो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हो गया? जैसे कि देखते हो हर सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। कभी कभी तो कैलकाटा में भी 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा आती है, और दिल्ली में तो भाई 45, 47, 50 भी आ जाती है। सिंपल सा बात है, इतना ज्यादा हीट क्यों बढ़ रहा है भैया, इतना ज्यादा गर्म क्यों आ रहा है? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोगों की वजह से ही हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग जो पेड़ को उखाड़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो जा रहा है। अभी अभी आपको समझाया सब कुछ। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन मत किया करो, वरना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वरना इससे क्या होता है बाबू, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आप ध्यान दो, एग्जामिनेशन में आपको ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग भी पूछ सकता है और कॉजेस भी पूछ सकता है, और 5 मार्क्स का पूरा पूछ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट कॉजेस। इसीलिए याद कर लेना इसको। सबसे पहले देखो, ग्रीन हाउस एमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल। हम लोग क्या करते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसको तो बोलते हैं बर्न करना, इसको ही तो बोलते हैं जलाना। तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब हो गया कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज्यादा कर रहे हैं,
इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये रिलीज हो रहा है और रिलीज होकर हमारे लिए खतरा बन जा रहा है। हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा खतरा बन जा रहा है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। इसके बाद देखो डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेड़ को काटते हो, इस वजह से भी हो रहा है, सिंपल सा बात है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इतना ज्यादा कर रहे हो आप कि मिथेन और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिलीज होता है और भाई ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इससे इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हमारा इंक्रीज हो जाता है। के बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की, जैसे जैसे मान लो पेस्टिसाइड्स आप यूज कर लिए, मान लो पेस्टिसाइड्स आप यूज कर रहे हो, मान लो आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करने के बाद ना मिथेन गैस ना क्या होता है, मिथेन और एनोमिया जो गैस है वो रिलीज होता है और उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है ना। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज लाइवस्टॉक फार्मिंग मतलब कि प्रोड्यूस मिथेन एमिशन, इस वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट, इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन लैंडफिल्स। मान लो कि अगर वेस्ट को तुमने सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया, जहां तहां तुमने वेस्ट को फेंक दिया, जहां तहां तुमने कचरा को फेंक दिया, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये भी रिलीज करता है मिथेन, और मिथेन गैस भाई बहुत ज्यादा डेंजरस गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग अराइज होता है। ठीक है, और लास्ट है अर्बनाइजेशन। बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन के वजह से हम लोग क्या कर दिए, हीटिंग, कूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन के वजह से हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जीज को यूज कर रहे हैं। हम लोग अपने घर में भी गैस यूज करते हैं, व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो भी गया है, इसीलिए पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल और डीजल का यूज होता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, जरा ये समझा दो भैया। ओके जी, आइए, सबसे पहला इफेक्ट राइजिंग टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना टेम्परेचर राइज होता है, गर्मी के समय में कुछ ज्यादा ही गर्मी आ जाती है भाई। मई के टाइम में देखना इतना ज्यादा गर्मी आ जाएगा, इतना ज्यादा गर्मी आ जाएगा, 2-4 तो एसी भी लगा लेगा घर में ना, फिर भी शांति नहीं मिलता है, इतना ज्यादा गर्मी रहता है। ठीक है, तो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर आर इंक्रीजिंग लीडिंग टू हीट वेव्स, हीट रिलेटेड इलनेस एंड स्ट्रेस ऑन इकोसिस्टम। तो गर्म जब आ जाएगा, जब समर्स आ जाएगा, समर्स कब आता है, मई और जून में, रास्ते पे तुम चलोगे ना, तुम्हारा स्किन रैशेस शुरू हो जाएगा, तुम्हारा स्किन काला पड़ जाएगा पूरा गर्मी की वजह से, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम पर भी मतलब कि पर्यावरण पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये इसका इफेक्ट्स है बाबू, ये इसका इफेक्ट्स है, आएगा, इसलिए पढ़ लेना कि इफेक्ट्स आएगा 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियर्स, मतलब जो बर्फ है ना वो पिघल रही है, और अगर बर्फ पिघल गई तो हमारा इकोसिस्टम का क्या होगा मेरे दोस्त, सी लेवल जो है ना वो राइज हो जाएगा। अगर बर्फ पिघल गया ना तो सी लेवल जो है ना वो राइज हो जाएगा। ठीक है, आइस कैप्स, ग्लेशियर एंड पोलर आइस शीट्स आर मेल्टिंग, किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि कब क्या है पता ही नहीं चलता। ठीक है, हीट वेव्स कभी भी आ जाता है, स्टॉर्म्स कभी भी आ जाता है, हरिकेन्स कभी भी आ जाता है, फ्लड्स कभी भी आ जाता है, ड्रॉट्स कभी भी आ जाता है। इसके वजह से इसका हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, फ्लड्स किसको बोलते हैं, ड्रॉट्स किसको बोलते हैं। अब कब क्या आ जाएगा कुछ पता नहीं चलता, किसके वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, सी लेवल राइस, समुद्र का जो लेवल है वो मतलब कि वो बढ़ता है किसके वजह से, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता है। ठीक है, शिफ्ट्स इन इकोसिस्टम, हैबिटेट्स वगैरह, इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इस वजह से एग्रीकल्चर पे भी इंपैक्ट करता है। वाटर अवेलेबिलिटी पे इंपैक्ट करता है, सिंपल सा बात है। अगर गर्मी के महीने में बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और मान लो बारिश ही नहीं हुई बहुत दिन तक, फिर क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर जरा तुमको समझाएं, ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर मतलब ये पिक्चर को आप लोग देख सकते हो मेरे दोस्त, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, जो सबसे करीबी सरफेस है, वो सरफेस में ना एकदम लेयर्स जो बना हुआ है, वो लेयर्स धीरे धीरे और पतला होता जा रहा है, जिससे सन का जो रे है ना वो ज्यादा हम लोग पे पड़ रहा है। इसी वजह से सन का जो रे है वो ज्यादा हम लोग पे पड़ रहा है। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन किसको बोलते हैं? ओजोन लेयर तो बोलते हैं जस्ट सरफेस को। ये जो सरफेस है इसको आप क्या बोलोगे? ये जो आप पीला पीला सरफेस देख रहे हो इसको आप बोलोगे ओजोन लेयर। और ये जो सरफेस पतला होता जा रहा है, ये जो अर्थ के जो सराउंडिंग में जो सरफेस है, जो लेयर है, वो जो पतला होता जा रहा है, इसको आप बोलोगे ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो क्या बोलोगे? ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब कि ओजोन लेयर पतला होता जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, सन का जो रे है ना वो डायरेक्टली हम पे पड़ रहा है। सन का जो रे है, सन का जो पूरा का पूरा रोशनी है, जो हीट है, वो डायरेक्टली हम पे पड़ रहा है। इस वजह से तो भाई देखो काले हो गए, काले, हम काले हो गए, देखो आप देख पा रहे हो। तो इसी वजह से सब काले होते हैं। चलो आ जाओ। द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शील्ड इन अर्थ एटमोस्फेयर मेड ऑफ ओजोन O3 molecules. It absorbs most of the sun's harmful UV मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। यूवी रेडिएशन अगर चेहरे पर पड़ा ना, काला हो जाएगा पूरा चेहरा, काला। इससे क्या क्या होता है देख लो। इससे भाई स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। इससे मरीन जो इकोसिस्टम है उसका बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो यूवी रेडिएशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर जो है, इसका मतलब क्या है, जो पतले होते हैं ना, जो डिप्लेट जब हो जाते हैं ना वो, तब इससे क्या होता है, इससे यूवी रेडिएशन निकलता है और ये हार्मफुल मतलब यूवी रेस है। आ जाओ अभी पढ़ते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इट कॉजेस। बस हो गया बाबू, बस हो गया। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए, मुझको पता है, बस हो गया, लेक्चर खत्म हुआ है, बस 5 मिनट रुक जाओ। ओजोन लेयर डिप्लेशन रेफर्स टू द थिनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। मतलब ये जो ओजोन लेयर है ना, ये बहुत पतला होता जाता है, बहुत पतला, बहुत पतला, बहुत पतला। ये धीरे धीरे पतला होता जाता है, ये मतलब कि थिन होता जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। अच्छा, अब इसका कॉजेस को पढ़ते हैं। क्यों ये होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के वजह से। एसी जो तुम यूज करते हो ना, एसी, उसके पीछे से जो गैस निकलता है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो डिप्लेट करवाता है, जो डिप्लेशन करवाता है, जिस वजह से ना ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर रिलीज क्लोराइन एंड ब्रोमाइन एटम्स, ठीक है। क्लोराइन और मतलब कि ब्रोमाइन एटम्स रिलीज करता है। उससे क्या होता है, उससे ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, ठीक है। तो एसी यूज करना भी सही बात नहीं है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये सब भी यूज करना सही बात नहीं है, क्योंकि वो जो निकलता है ना गैसेस वहां से, क्लोराइन या ब्रोमाइन, वहां से क्या होता है, वहां से ओजोन लेयर डिप्लेशन तुम्हारा चालू हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हैलोन्स एंड मिथेनल ब्रोमाइन सिमिलर टू CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जैसा ही है, ये गैस भी निकलता है। ये वाला गैस भी अगर रिलीज हो जाता है ना, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड emission from agricultural practices and industrial activity release nitrous oxide where can reach the stratosphere and deplete ozone। मतलब स्ट्रेटोस्फीयर वो जो पहुंच सकता है, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो पूरा स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच सकता है और डिप्लेट कर सकता है। वो जो लेयर है ना, उस लेयर को स्ट्रेटोस्फीयर ही बोल सकते हैं। और इससे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाता है, ठीक है। तो 3 कॉसेस इंपॉर्टेंट है, 3 कॉसेस पढ़ लेना। इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर डिप्रेशन, यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, खतरा क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन से, ये पढ़ते हैं। आ जाओ। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन यानी कि जो सन का जो हार्मफुल जो हीट है ना, वो हमारे ऊपर पड़ता है, और उससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है उससे, ठीक है। इसके बाद हार्म टू मरीन लाइफ। मरीन लाइफ मतलब कि पर भी बहुत ज्यादा हार्म है इसका। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज प्लांट का डीएनए को खत्म कर सकता है, ग्रोथ नहीं होने देगा, डेवलपमेंट नहीं होने देगा। अगर ग्रो नहीं होगा प्लांट्स, सीड्स ग्रो अगर नहीं होगा, तो हम लोग खाएंगे क्या?
फूड सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा इशू पड़ जाएगा। फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस भी देखने को हम लोग को मिलता है। ओजोन डिप्लेशन कैन लीड टू चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन ऑफ पैटर्न्स, मतलब वेदर्स वगैरह, कभी भी कोई भी वेदर का ठीक ठिकाना नहीं रहेगा। जैसे अभी है, अभी अचानक से मतलब कि बारिश पड़ रहा था, अब यहाँ पे धूप आ गया, अब कभी वापस ठंड आ जाएगा, कुछ भी ठीक ठिकाना नहीं रहेगा। किस वजह से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन के वजह से। जो सब हमारे क्रॉप फेलियर्स होते हैं या तो हेल्थ केयर में जो पैसे लगते हैं, वो पैसे तो हमारे बढ़ जाते हैं ना, वो खर्चे तो हमारे बढ़ जाते हैं ना। वो खर्चे कैसे बढ़ते हैं? इन सब कारणों की वजह से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन। एसिड रेन मतलब भाई जब रेन गिरता है ना, जब बारिश गिरता है ना, पुराने जमाने में जब बारिश गिरता था तो एकदम वो नेचुरल बारिश होता था, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है। एसिड रेन इज द रेनफॉल और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट हैज बीन कंटामिनेटेड बाय द एसिड पोल्यूटेंट्स, यानी जिसपे सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। रेन तो गिरता है आकाश से ही, ये तो प्रकृति है, ये तो नेचुरल है, लेकिन जब आकाश से गिरता रहता है ना, तब सल्फर डाइऑक्साइड या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके साथ मिल जाता है, इस पानी के साथ मिल जाता है, और ये हमारे लिए एसिड रेन साबित हो जाता है। इससे हमारे को बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए आजकल जो बारिश होती है ना, मम्मी लोग बोलती है नहीं बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे, बाहर मत जाओ, भीगो मत, बीमार पड़ जाओगे। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन। इससे क्या होता है? एनवायरमेंटल मतलब कि डैमेज, इससे ट्रीज है, प्लांट्स है, एक्वाटिक लाइफ है, ये सब डैमेज हो जाएगा। इससे सब डैमेज, सब तहस नहस हो जाएगा। किसके वजह से? एसिड रेन की वजह से। रेन्स जो गिरते हैं उसमें जो CO2 और मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो मिल जाती है, इस वजह से क्या होता है? एनवायरमेंटल डैमेज। इस वजह से इरोशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स भी होता है। बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स पे अगर वो रेन गिरती है ना, वो एसिड रेन अगर गिरती है बिल्डिंग और मतलब के मॉन्यूमेंट्स पे, तो वो भी एक खतरा है भाई, वो भी एक खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। लेक्स पे, रिवर्स पे, फिश पे, जो क्रिएचर है नॉर्मली, जो पानी के अंदर रहते हैं, जो क्रिएचर्स हैं, उन पे भी बहुत इंपैक्ट करेगा। एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, यहाँ पे एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन एसिड रेन की वजह से भी होता है, एयर पोल्यूशन एसिड रेन की वजह से भी होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी ये जो सब चीज हो रहा है, इस वजह से खर्चे भी तो बढ़ेंगे आपके। एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंपैक्ट करेगा, इस वजह से आपके खर्चे भी तो बढ़ेंगे। ये है इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। अब आ जाओ ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं। एसिड रेन का एक बार हम तुमको फोटो दिखाना चाहते हैं, आ जाओ। ये है एसिड रेन, देख लो एसिड रेन। एसिड रेन बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स को भी खराब कर सकता है, एसिड रेन एग्रीकल्चर को भी खराब कर सकता है, एग्रीकल्चर को भी खराब कर सकता है, इकोसिस्टम को भी खराब कर सकता है, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये लास्ट वाला टॉपिक है, ध्यान से हो। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर ट्रैप हीट फ्रॉम द सन। यानी कि जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर के वजह से जो हीट जो बढ़ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्रिवेलिंग इट फ्रॉम द एक्सेप्ट मतलब कि एस्केपिंग बैक इनटू स्पेस। इससे हमारी जो है हीट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इससे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पूरा का पूरा ENVS हम लोग ने खत्म कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अपने लिए एक बार क्लैप बजाओ। और ENVS का सिलेबस तो खत्म हो चुका है। अब हम लोग संजीवनी बूटी मैराथन जल्द ही रिलीज करेंगे। आप लोगों को बस वेट करना है, हम लोग पे विश्वास जताना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।